पॉइंट ये है कि जो सारे प्रोज हमने डिस्कस किए ना उसमें काफ़ी सारे थियोरेटिकल भी होते हैं। भारत में जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी अलग होती है। काफ़ी ज़्यादा डिबेट ऑलरेडी हो चुका है बाइंग वर्सेस रेंटिंग डिबेट पर। ये वीडियो मेनली कचरा साफ करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी बेकार की एक्सेल शीट्स नहीं दिखाने वाला हूँ। एक सिंपल प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस करेंगे बाइंग वर्सेस रेंटिंग की, और आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर क्या है। मैं पर्सनली बाय साइड पे हूँ या रेंट साइड पे। और ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण है कचरा साफ करना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत ज़्यादा कचरा फैला दिया है ऑलरेडी। इस पे बात करेंगे कि भैया कैसे रेंटिंग हमेशा बेटर फाइनेंशियल डिसीजन होता है, कैसे रेंटिंग ही करनी चाहिए। जो लोग सारे बाय कर रहे हैं पागल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट्स एन इनक्रेडिबली पर्सनल डिसीजन। एंड आज के वीडियो में मैं आपको ये डिसीजन लेने में और हेल्प करूंगा और आपके दिमाग में क्लैरिटी क्रिएट करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो यार लिटरली कोई भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर कवर नहीं कर रहा। होम ओनरशिप और रेंटिंग के कुछ हिडन बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं, और वो सारे आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो, रेंटिंग की हमने बात शुरू ही की है, तो पहले रेंटिंग से शुरू करते हैं। देखते हैं कि रेंट करने के प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं। शुरू करते हैं प्रोज से। मैं ये चीज आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे फैमिली में काफी सारे लोग हैं जिन्होंने घर रेंट पे लिए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने घर रेंट पे दिए हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ और यहाँ का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो मैंने फर्स्ट हैंड कुछ हद तक देखा है। भारत में जो सारी टियर 1 सिटीज है ना, टियर 1 सिटीज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टियर 2 और टियर 3 में रेंटिंग और भी सस्ता है। टियर 1 सिटीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेंटल यील्ड जो होती है वो भारत के केस में बहुत कम है। रेंटल यील्ड का क्या मतलब होता है, बहुत सरल भाषा में समझिए। आपका मकान मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का है, तो इस मकान पर आपको एनुअली कितनी रेंट मिलती है। तो भारत के केस में ये एवरेज बनता है 2.5 से 3% का। मतलब 1 करोड़ का अगर आपका घर है तो इस पे आपको ईयरली 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की रेंट मिलेगी। इनफैक्ट आपको मुंबई में कुछ ऐसी भी लोकेलिटीज मिल जाएंगी जहां पर रेंटल यील्ड सिर्फ 2% है। अब इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो रेंट होती है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू EMI फॉर द सेम प्रॉपर्टी। मतलब मान के चलते हैं 1 करोड़ रुपए का घर है जहां पर 2.5% की रेंटल यील्ड बनती है, तो इस केस में आपकी मंथली रेंट जो बनेगी वो होगी 21,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। इस केस में अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपको 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी होगी, क्योंकि भारत में जो LTV होता है यानी लोन टू वैल्यू रेशियो, ये 80% से ऊपर आपको नहीं दिया जाता। मतलब बैंक आपको बोलती है कि मैं तुम्हारे घर के टोटल वैल्यू का सिर्फ 80% दूंगा एज लोन। तो अगर इसी सेम 1 करोड़ के घर पर आप 80 लाख रुपए का लोन लेते हो तो 7.5% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अज्यूम करते हैं तो आपको 65,000 रुपीज की EMI देनी होगी। लेकिन भाई अगर रेंट करते हैं तो इन्फ्लेशन के साथ रेंट बढ़ती है, लेकिन EMI तो सेम होती है ना पूरे लोन पे। गलत। EMI जो होता है वो एक चक्रव्यूह होता है, और ये मैं नहीं कह रहा, मैं मनी कंट्रोल के एक जर्नलिस्ट से मिला था रिसेंटली। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये चीज बताई। एनीवे, अभी हम रेंटिंग की बात कर रहे हैं, ये चीज हम होम ओनरशिप वाले पार्ट में कवर करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। अब देखिए इस लो रेंटल यील्ड का फायदा क्यों होता है। मान लीजिए 6% का एवरेज इन्फ्लेशन आपकी रेंट पर लगता है, तो आपकी 21,000 रुपए की रेंट इस 1 करोड़ रुपए के घर पर 20 साल बाद जाकर 67,000 की बनेगी। टिपिकली रियल एस्टेट भी 6 से 8% के रेट पर ग्रो करता है ओवर द वेरी लॉन्ग टर्म इन इंडिया। अगर हम 8% की भी प्रॉपर्टी वैल्यू में ग्रोथ अज्यूम करें तो भी 15 साल बाद जाकर आपकी 21,000 रुपए की रेंट 65,000 की बनेगी। तो ये हुआ सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा होता है HRA आपको मिलता है, जो एक टैक्स बेनिफिट होता है। या फिर अगर आपका एक बिजनेस है तो आप रेंट को एक बिजनेस एक्सपेंस भी दिखा सकते हैं। लेकिन अब ज्यादातर लोगों की तो सैलरी होती है तो उनको HRA मिलता है। लेकिन एक और बात बता देता हूँ, HRA से जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो घर खरीदते समय जो टैक्स बेनिफिट मिलता है उससे काफी कम होता है। तीसरी चीज, रेंट में जो अप्रिसिएशन होता है वो प्रॉपर्टी वैल्यू के अप्रिसिएशन के साथ सेम लाइन में नहीं चलता। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल अनयूजुअल सिनेरियो में आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाती है, आपकी रेंट डबल नहीं होगी, आपकी रेंट उससे कम रेट पर ग्रो होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि रियल एस्टेट एक इनलिक्विड और इनएफिशिएंट मार्केट होता है। यहाँ पर अगर आपको एक टेनेंट ढूंढना है तो वो काफी मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बाहर चले गए, किसी को पकड़ लिया, बोले चलो यार आप आके यहाँ पे टेनेंट बन जाओ। और अगर रेंट भी मार्केट में तेजी से बढ़ने लग गई तो काफी टेनेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और वंस अगेन टेनेंट ढूंढने का जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इतना बड़ा है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो ये चीज हमेशा ट्रू होगी कि आपके जेब से जो पैसे जा रहे हैं वो रेंट के केस में हमेशा कम होंगे कंपेयर टू बाइंग अ हाउस। और फाइनली सबसे बड़ा फायदा ये होता है एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन का। मान लीजिए आप घर खरीद रहे हो तो आपको डाउन पेमेंट देनी होगी, उसके बाद बड़ी बड़ी EMIs चुकानी होगी,
बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप वही पैसे इन्वेस्ट करके रेंट कर रहे हो तो उस केस में आपका बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जो 20% की बड़ी डाउन पेमेंट होती है जो ज्यादातर लोगों के लिए बड़ा कैश आउटफ्लो होती है, क्योंकि यार सेविंग्स जमा करनी पड़ती है, टाइम लगता है। इन सेविंग्स पर लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, एफडी में एक साथ इन्वेस्ट करके ऑन एवरेज अगर 10-11% भी कमा लेते हैं तो वो एक अच्छी बात है ना। साथ ही अगर आप 65,000 रुपए की ईएमआई देने की जगह 20,000 रुपए रेंट की दे रहे हो तो आपके पास और ज्यादा कैश है हर महीने जो फ्री हो जाता है, जो आप ही यूज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। और अगर आपकी अपब्रिंगिंग भी मेरी तरह मिडिल क्लास हुई है तो आप इन पैसों को सारा उड़ाने की जगह इनको कहीं ना कहीं सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे और सिर्फ थोड़े से पोर्शन से मजे करोगे। सो पॉइंट मेक, आपके पास जो सारा कैपिटल है ना ये कहीं ना कहीं एफिशिएंटली एलोकेट होता है। एनीवे यार, ये तो सिर्फ पॉजिटिव्स थे, रेंटिंग के कितने सारे नेगेटिव्स हैं और कई बार इन नेगेटिव्स की वजह से ही लोग इन सारे पॉजिटिव्स को इग्नोर कर देते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये नेगेटिव्स बहुत बड़े हैं। तो अगर हम कॉन्स की बात करें तो यार हर 11 महीने घर रीलोकेट करना ये बहुत बड़ा हेडेक होता है यार, आपकी हालत टाइट हो जाती है। और अब देखिए 11 महीने का जो फंडा है वो भी काफी ज्यादा इंडियन है। भारत में अगर आप कोई भी अग्रीमेंट 12 महीने से ज्यादा की बनाते हो तो आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसकी प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो लैंडलॉर्ड हमेशा बोलता है कि भैया तुम 11 महीने के अग्रीमेंट बनाओ और उसके बाद में अपन रिन्यू कर लेंगे। और अब देखिए इस टेनेंट और लैंडलॉर्ड का मिलना भी किसी शादी से कम नहीं होता। 11 महीने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, अगर उस लैंडलॉर्ड को सिंपली आप पसंद नहीं हो, या फिर उस लैंडलॉर्ड को लगा कि भैया मुझे ही आकर अपने घर में रहना है, या फिर वो कहता है कि मैंने किसी फैमिली मेंबर को घर देने की सोची है, काफी सारे रीजंस आ सकते हैं और आपको घर रीलोकेट करना पड़ सकता है। काफी 50-50 सिचुएशंस होती है। अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो आपको रिन्यूअल मिलेगा, वरना आपको रीलोकेट करना पड़ेगा। प्लस अगर आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में अच्छी तरह सेटल हो जाते हो और आपके लिए वो प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके वर्क के अराउंड, आपके कम्यूट के अराउंड, तो वो लैंडलॉर्ड आपसे कोई भी रेंट चार्ज करेगा। ये भी चीज भारत में बहुत कॉमन है। जैसे ही उस लैंडलॉर्ड को पता चलता है कि आप उस घर में अच्छी तरह सेटल हो गए हो, आपको घर अच्छा लगा है, तो उसके अगली अग्रीमेंट में लैंडलॉर्ड आपकी रेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा। पॉइंट ये है कि जो सारे प्रोज हमने डिस्कस किए ना उसमें काफी सारे थ्योरेटिकल भी होते हैं। भारत में जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफी अलग होती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर भारत में रेंट कर रहे हो ना तो जिस घर में रहोगे ना उस घर पे आपको कंट्रोल हार्डली मिलेगा। भारत के जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं काफी ज्यादा इंट्रूसिव और इन्वेजिव होते हैं। शादी हुई है यानी किस रिलीजन के हो, किस कास्ट के हो, घर पे कितने विजिटर्स आएंगे, विजिटर्स का जेंडर क्या होगा, नॉनवेज खाते हो या नहीं, ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपको घर मिलेगा या नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लैंडलॉर्ड भी घर पे बिना बताए कभी भी महीने में एटलीस्ट एक बार विजिट करके जाएगा। टिपिकली वेस्ट में टेनेंट जो होता है, टेनेंट्स के भी राइट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, एंड भारत में भी ये राइट्स होते हैं लेकिन इनकी एनफोर्समेंट काफी वीक होती है। एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर आपके साथ स्कैम होने का चांस भी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले ही सारी चीजें फिगर आउट कर रहे हो। अगर आप रेंट कर रहे हो तो आपके ऊपर है फिगर आउट करना कि वो एरिया अच्छी है या नहीं, वो लैंडलॉर्ड सही बंदा है या नहीं। लेकिन जब आप घर लेते हो तो ये सारी ड्यू डिलिजेंस जो होती है ना कि उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट है या नहीं, वो नेबरहुड कैसा है, वहाँ के सारे जो लोग हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है, हर एक चीज बैक करती है। और उसके ऊपर एक घर रेंट करना भी भारत में कुछ हद तक एक टैबू होता है, स्पेशली अगर आप सिंगल हो। और हाँ, सिंगल का ये मतलब नहीं कि आपका कोई पार्टनर है, आपकी शादी होनी चाहिए। अगर आप सिंगल हो, टेनेंट हो, तो सोसाइटी के लोग आपको एक गलत नजरिए से देखते हैं। वो काइंड ऑफ आपको एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह देखते हैं। वो आपकी गलतियां निकालते रहेंगे, आपके साथ फाइट्स पिक करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी अगर आप भारत में एज अ सिंगल इंडिविजुअल एक घर रेंट करते हो। इनफैक्ट कुछ लैंडलॉर्ड्स तो इसी पॉइंट को लेकर आपको एक्सप्लॉइट भी करेंगे, जहां पर वो आपको बोलेंगे कि भैया तुम सिंगल हो इसलिए तुमसे ज्यादा रेंट लेनी पड़ेगी। और इन सारी रीजंस की वजह से रेंटिंग का सबसे बड़ा कॉन पैदा होता है, जो है द लैक ऑफ अ सेंस ऑफ ओनरशिप। आपको वहां कोई परेशान नहीं करेगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप अपने मर्जी के मालिक हो। आपको कोई किसी को नहीं पूछना कि भैया मैं यहाँ पे खीला ठोक सकता हूँ क्या, मैं अपने घर पे ये खाना पका सकता हूँ क्या, या मैं इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता हूँ तो मैं इस घर में रह सकता हूँ क्या। कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना, क्योंकि वो आपका घर है। और अब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं बाइंग की तरफ और उसके प्रोस की तरफ। जो सबसे बड़ा प्रो था वो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, जो है एक सेंस ऑफ ओनरशिप, आपका अपना घर। 2006 साल में मेरे पेरेंट्स ने अपना पहला और इकलौता घर लिया। ये वो घर था जहां पर मैं बड़ा हुआ। इसके पहले हम जिस घर पे रहते थे वो मेरे दादाजी का घर था, वो भी हमारा ही था, एंड आई हैड अ प्लेस जिसको मैं घर बुला सकता था। हमको कभी बार बार रिलोकेट नहीं करना पड़ा, हमको कभी शिफ्ट नहीं करना पड़ा। उस सेफ सोसाइटी में मेरे सारे दोस्त बने। घर से पास में ही मेरा स्कूल था जहां मैं जाता था। मैंने कभी स्कूल भी चेंज नहीं किया, कोई भी स्ट्रेस नहीं था। इट वॉज माई होम। और अब मैंने तो वो घर खरीदा भी नहीं था, और मुझे अगर ये सेंस ऑफ ओनरशिप फील
कोई, तो आप ही इमेजिन कीजिए कि ये चीज़ मेरे पेरेंट्स के लिए या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कैसी हो। यार आप कुछ भी बोलो, कितनी भी एक्सेल शीट बनाओ, कितना भी फाइनेंशियल लॉजिक यूज कर लो, अपना घर ये अपना घर होता है। इसके साथ एक और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप घर खरीदते हो तो आपको वहां पे एक मोटा टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप ओल्ड रेजिम के अंडर फाइल करते हो, आपको हर साल, स्पेशली अगर आप अपने पार्टनर के साथ ज्वाइंट ओनरशिप में घर खरीदते हो, तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पर पर्सन एग्जाम्प्ट मिलता है। इस पर आपका पूरा टैक्स बचता है। एडिशनली 1.5 लाख रुपए का प्रिंसिपल विच वंस अगेन आपको दोनों लोगों के लिए मिलता है। तो 1.5 + 1.5 और 2 + 2 ऐसे टोटल आपका 7 लाख रुपए की अमाउंट का एग्जेप्शन आपको दिया जाता है। यहाँ आपको और ज्यादा कंट्रोल मिलता है। ऑब्वियसली आप घर के साथ लिटरली कोई भी चीज कर सकते हैं। आप वहाँ पे कीले ठोक सकते हैं, वहाँ पे अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, उसका इंटीरियर बदल सकते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं। साथ ही एक और मेजर एडवांटेज है जो हमने तभी जस्ट डिस्कस किया, ड्यू डिलिजेंस का। जब आप घर खरीदते हो, और मैक्सिमम लोग घर खरीदते हैं होम लोन के साथ, बराबर, तो इस केस में ना बैंक काइंड ऑफ आपके लॉयर की तरह काम करती है। बैंक जाती है, उस घर की वैल्यूएशन करती है। अगर आपका होने वाला घर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो देखती है कि उस बिल्डर का बैकग्राउंड सही है यानी, उस प्रोजेक्ट में कोई इश्यूज है यानी, उस लैंड में कोई डिस्प्यूट्स है यानी। A to Z ड्यू डिलिजेंस एक प्रॉपर लीगल टीम के साथ बैंक आपको करके देती है एज पार्ट ऑफ सैंक्शनिंग योर लोन। तो इसीलिए अगर आप एक होम लोन के साथ जाकर घर खरीदते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है आपके स्कैम होने की, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन भाई वो एक बहुत बड़ा बिलियनर है ना, वो आज भी रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है। ये एग्जांपल आप मुझे दोगे, या आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और सबको पता है वो बिलियनर कौन है। लेकिन आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, उसके मल्टीपल घर भी हैं जो वो ओन करता है। और यार ये तो कॉमन सेंस है कि रियल एस्टेट 6 से 8% पे ग्रो होता है, और जो स्टॉक मार्केट है वो 12 से 15% पे ग्रो होता है। तो फिर सारे जो बिलियनर्स है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, गौतम अदानी हो, KM बिरला हो, आनंद महिंद्रा हो, ये सारे रेंट के घर पे रहते हैं, खुद के घर पे। ऑलवेज रिमेंबर, वो सेंस ऑफ ओनरशिप जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यार ये तो रोजी पिक्चर था, ये लाइन सबको पसंद आती है सुनने में, यार अपना घर अपना होता है, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है। और आज के जमाने में घर खरीदना ये और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आप किसी भी टियर 1 सिटी में प्रॉपर्टी प्राइसेस देखोगे तो चौंक जाओगे। ऐसे टाइम में जो सारे फाइनेंशियल रूल्स होते हैं ना, जो एक्सेल शीट पे बनते हैं, ये सेंस ही नहीं करते। 5-40-20 रूल शॉर्ट में समझाता हूँ। 5 मतलब आपका जो घर है वो आपके फैमिली के इनकम का 5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 यानी आपकी जो EMI है वो आपके मंथली इनकम का 40% एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और 20 मतलब आपका लोन 20 साल से कम होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स ना थियरी में अच्छे लगते हैं, जहां पर रूल का पहला पॉइंट आपके लिए अप्लाई नहीं करता, जहां आपको कोई ऐसा घर ही नहीं मिलता जो आपके एनुअल इनकम का 5 गुना से ज्यादा ना हो, तो आप बाकी सारे रूल्स का खाक आचार डालोगे। पॉइंट ये है कि घर बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। घर खरीदना ये इंक्रीजिंगली और ज्यादा डिस्टेंट ड्रीम बनता जा रहा है बहुत से लोगों के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली प्रॉपर्टी प्राइसेस जिस रेट पे ग्रो हुई हैं, लोगों की सैलरीज उस रेट से ग्रो नहीं हुई है। एडिशनली रियल एस्टेट सेक्टर में इतना सारा करप्शन भी होता है, इतना सारा ब्लैक मनी भी होता है, उसी की वजह से बहुत से सेक्टर्स में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस होते हैं वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड भी होता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा कॉन ये है कि EMI जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। यही पॉइंट मैं बता रहा था, और ये फॉर सम रीजन कोई कवर ही नहीं करता। भैया EMI जो है वो आपको ज्यादातर केसेस में फ्लोटिंग रेट पे दी जाती है, और फ्लोटिंग रेट पे लेना ही सेंस करता है, क्योंकि इस केस में आप अपने लोन को प्री पे कर सकते हो। फिक्स्ड रेट लोन को प्री पे नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो बैंक भी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। और यहाँ पर बैंक आपको 2 ऑप्शन देती है कि भैया या तो हम आपकी EMI सेम रखेंगे और आपसे ज्यादा टाइम के लोन वापस लेंगे, या फिर आपका जो लोन टेन्योर है, जैसे मान लो 20 साल का लोन है, उसको 20 साल ही रखेंगे और आपकी EMI बढ़ा देंगे। दोनों केस में क्या हो रहा है, आपके जेब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं। तो भैया EMI ये लाइफ लॉन्ग कांस्टेंट होती है, सेम होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये कहाँ से सच हुआ? और भैया ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है ना, तब बैंक आपके होम लोन के रेट को तुरंत बढ़ाएगी। लेकिन जब RBI इंटरेस्ट रेट कम करती है ना, तब आपकी बैंक आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट को तुरंत कम नहीं करेगी। बहुत सी केस में कम करेगी भी नहीं जब तक आप फॉलो अप ना करो। मैं रिसेंटली मनी कंट्रोल के एक जर्नलिस्ट से मिला था, और उन्होंने ही इस पूरी प्रोसेस को एक चक्रव्यूह बताया। उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो होम लोन चल रहा है, वहां पर किसी ना किसी कारण से बैंक ने उन पर कोई ना कोई चार्जेस डाल दिए, या फिर उनका जो टोटल लोन था उसमें जो इनके जेब से आउटफ्लो जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि भैया होम लोन शुरू करना तो काफी आसान होता है, लेकिन उसको खत्म करना, उसमें से निकल जाना, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी डायनामिक चीजें होती है, इंटरेस्ट रेट भी चेंज होते रहते हैं, और कभी भी बैंक कोई ना कोई अपनी इंटरनल पॉलिसी को भी चेंज करती है। और फाइनली घर खरीदना ये लंबी कमिटमेंट होती है। अगर आप उस सेम एरिया में नेक्स्ट 15 से 20 सालों के लिए नहीं रहने वाले, तो घर खरीदना सेंस नहीं करता। एनीवे, अब चलो पर्सनल ओपिनियंस की बात करते हैं। आप भी अपना बताइए कि आप बाइंग के साइड पे हो या रेंटिंग के। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ।
मैं हमेशा से उस ओपिनियन का रहा हूँ कि भैया खुद का घर किसी ना किसी दिन होना चाहिए। अब देखो मेरी केस में मैं हमेशा से उस ओपिनियन का रहा हूँ कि घर हमेशा खुद का होना चाहिए, लेकिन मैं उस ओपिनियन का नहीं हूँ कि ये डिसीजन आप जितने जल्दी लो उतना अच्छा है। मैं मानता हूँ कि अगर आप एक घर खरीद लेते हो तो आप उस एरिया से बंद जाते हो, उस घर से बंद जाते हो अगले 15 से 20 सालों के लिए। करेंटली मेरी एज बहुत कम है और मैं अब एक लोकेशन में एक एरिया से अटैच नहीं होना चाहता। एडिशनली मैं अब उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पर मेरी अर्निंग्स जस्ट शुरू हुई है, कमा के ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ऐसे टाइम में इतनी बड़ी कमिटमेंट लेना, एक घर पे इतना सारा कैपिटल लॉक कर देना मुझे सही नहीं लगता। बट दैट बीइंग सेड, मैं पर्सनली सिर्फ अपने होम बाइंग डिसीजन को पुश कर रहा हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल कभी नहीं कहता कि रेंट करना ही सबसे अच्छी चीज है। शायद किसी दिन जब मैं 30-35 या 40 साल का हो जाऊंगा तब मैं एक घर खरीदूंगा। इनफैक्ट शायद नहीं, डेफिनेटली खरीदूंगा, क्योंकि यार एक इच्छा होती है। एनीवे, आप अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताइए और इस वीडियो से वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।